हेलो, नमस्कार, वंदकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है क्या? एनर्जी, वर्क, एनर्जी एंड पावर। लास्ट लेक्चर आई होप आपने देखा होगा। आप पुराने लेक्चर मेरे फॉलो करते हुए आए होंगे, है ना। बीच में हमारा फ्लो थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, लेकिन हम वापस आ गए हैं गेम में और वापस एकदम स्ट्रांग होकर गेम को वापस स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, आज के लेक्चर में हमको क्या पढ़ना है, थोड़ी सी बातें करनी है हमको वर्क के बारे में, है ना। वर्क के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, हम अभी भी पढ़ रहे हैं और जब हम थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करेंगे तब भी मैं वर्क आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। चलिए भाई, तो हम वर्क के बारे में जरा बात करेंगे। और क्या बात करेंगे, सामने आपके लिखा हुआ है कि वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्वेश्चन मार्क। क्या वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है? तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सटीक आंसर है और वो है यस। क्या है? यस। बिल्कुल डिपेंड करता है, आपका वर्क जो है वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। बहुत बेसिक सा एग्जांपल आपको दूंगा, ज्यादा बड़ा एग्जांपल हम लेकर नहीं चलेंगे। मान लीजिए कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पर दो इंसान खड़े हैं, एक वर्मा जी खड़े हैं, एक शर्मा जी खड़े हैं, ये वर्मा जी खड़े हुए हैं, ठीक है ना। चलिए, वर्मा जी को खड़ा कर दो आप किस पे भैया? एक ऐसे, क्या बोलते हैं इसको, स्केट बोर्ड पर, है ना। चलो, और ये दूसरे खड़े हैं शर्मा जी, इनको भी खड़ा कर दो आप एक स्केट बोर्ड पर। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रखा हुआ है एक बॉक्स। क्या रखा है? एक बॉक्स, और बॉक्स पर लग रहा है क्या? फोर्स F। क्लियर बात है। चलिए भाई, अगर मैं ये बोलूं कि ये बॉक्स पर लगा है फोर्स F और ये बॉक्स थोड़ा सा खिसक गया है, और मैं बोलूं कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ से इसकी डिस्टेंस है x, और यहाँ से इस आदमी को, ये है वर्मा जी और ये है शर्मा जी। मतलब कुल मिलाकर शर्मा जी की जो डिस्टेंस है उस बॉक्स से, मतलब बॉक्स पर आपने फोर्स लगाया और बॉक्स डिस्प्लेस हुआ, तो शर्मा जी से बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट कितना है? x है, ठीक है। और वर्मा जी से बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट कितना है? मान लीजिए y है, ठीक है ना। तो अगर हम पूछें वर्मा जी बताइए आपको कितना वर्क होता हुआ दिख रहा है, आपको कितना वर्क होता हुआ दिख रहा है, तो वर्मा जी क्या बोलेंगे? हमें तो सर दिख रहा है कि ये जो वर्क हुआ है ये होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, एक्स और वाई क्या है भाई? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है ना। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा है, इन सब चीजों को मैं ज्यादा डिटेल में एंटर नहीं कर रहा हूं। यह है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। दोनों चीजें एक्स और वाई। तो अगर हम वर्मा जी से पूछे कि आप बताओ वर्क कितना हुआ है, तो वर्क बोलेंगे वो कि फोर्स इंटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वाई। शर्मा जी से पूछा जाएगा तो शर्मा जी बोलेंगे हमारी तरफ से तो वर्क हुआ है एफ फोर्स इंटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एक्स, ठीक है ना। तो बात ये थी कि शर्मा जी ने कुछ अलग बताया, वर्मा जी ने कुछ अलग बताया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दोनों अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस फिनोमिना को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस चीज को होता हुआ देख रहे हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि हमारा जो वर्क होता है वो हमेशा डिपेंड करता है किस पे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। एक छोटी सी बात और मैं अभी आपसे कर लेता हूं, आगे भी इस बारे में बात करूंगा, अभी भी कर सकता हूं, उसको मैं मिटा देता हूं, इतना बड़ी भारी चीज ये नहीं थी। हाँ, बस इसका याद रखिएगा कि वर्क डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने और रख दूं, उस क्वेश्चन का थोड़ा सा ना दिमाग पे आपको जोर डाल के ना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से सुनेंगे। डज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उठना चाहिए, और अगर उठता है, दिमाग में नहीं भी उठा तो मैंने उठा दिया, अगर दिमाग में उठा ये क्वेश्चन, तो आपको इसका आंसर ढूंढने के पहले अपने दिमाग में सोचना चाहिए कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कैसे काइनेटिक एनर्जी को मिला सकते हैं, सोच सकते हैं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी तो सबको पता होगी, ये मत बोलना कि सर काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ा नहीं है, बचपन से देखते आ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, और वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। सिंपल सी बात है ना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई ट्रक है ना, मैं एक छोटा सा ट्रक बनाता हूं, ट्रक, और वो भी छोटा सा, छोटा हाथी। ये लो, ये एक ट्रक है ना, ये ट्रक खड़ा हुआ है, और इस ट्रक के अंदर शर्मा जी बैठे हैं, है ना। ये शर्मा जी बैठे हैं और ये वर्मा जी बैठे हैं, ठीक। ये शर्मा जी बैठे हैं और ये वर्मा जी बैठे हैं, और सिंह साहब यहाँ जमीन पर बैठे हुए हैं। कौन बैठे हैं? सिंह साहब। ये बैठे हैं हमारे सिंह साहब,
ठीक है ना। ट्रक चल रहा है भाई अपनी वेलोसिटी v से। तो पहला क्वेश्चन तो आप मुझे ये बताइए, पहला आंसर तो आप मुझे ये बताइए कि अगर ये ट्रक v वेलोसिटी से चल रहा है तो शर्मा जी और वर्मा जी की वेलोसिटी कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर वही वेलोसिटी होगी जो ट्रक की है। बिल्कुल सही बात। मतलब लो मैंने ये भी लिख दिया कि शर्मा जी की वेलोसिटी भी v है और वर्मा जी की वेलोसिटी v है। ठीक है, चलिए मैं सिंह साहब के पास गया और सिंह साहब से मैंने पूछा, सिंह साहब एक बात बताइए, आपको क्या लगता है शर्मा जी, आपको क्या लगता है, ये है हमारे शर्मा जी, आपको क्या लगता है शर्मा जी के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? तो उन्होंने बोला कि ये बताइए कि शर्मा जी के पास वेलोसिटी कितनी है? तो हमने बताया v वेलोसिटी है। तो सिंह साहब ने बोला कि शर्मा जी के पास, सिंह साहब के दिमाग में आया कि शर्मा जी के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है? हाफ mv² की। मान लीजिए शर्मा जी का मास कितना है? m है। ठीक, ओके, सिंह साहब ने बिल्कुल सही बोला कि उनकी काइनेटिक एनर्जी, शर्मा जी की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है। लेकिन जब मैं सिंह साहब के पास से उठकर वर्मा जी के पास बैठ गया जाकर, ये है हमारे वर्मा जी, और वर्मा जी के पास जाकर जब मैं बैठा, उनसे मैंने पूछा कि मुझे बताइए वर्मा जी, मुझे बताइए शर्मा जी के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है? तो वर्मा जी ने बोला कि शर्मा जी के पास काइनेटिक एनर्जी, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मेरे सामने रेस्ट पर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रक, जो मूविंग फ्रेम है, उस मूविंग फ्रेम में ही शर्मा जी भी बैठे हैं और उसी मूविंग फ्रेम में वर्मा जी भी बैठे हैं। तो वर्मा जी के रिस्पेक्ट में तो शर्मा जी रेस्ट पर ही है ना। तो वर्मा जी ने बोला कि आप ये फालतू सवाल मुझसे मत करिए कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इनके पास तो वेलोसिटी ही नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी किस बात की? तो आप सोचिए कि शर्मा जी को जब सिंह साहब देख रहे हैं ग्राउंड से, तो वो बता रहे हैं कि उनके पास है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², बट जब हम ग्राउंड से उठकर मूविंग फ्रेम में जाकर बैठ रहे हैं, उसी मूविंग फ्रेम में जिसमें शर्मा जी बैठे हैं, तो हमें लग रहा है कि शर्मा जी के पास तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। यहां से हम साफ साफ बोल सकते हैं कि डस काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा यस, एब्सोल्युटली। क्लियर बात है? बहुत ही सिंपल सी बात थी, बहुत बेसिक सा एग्जांपल था जो मैंने आपके सामने लाकर रख दिया है। चलिए मैं इसको भी रेज करता हूं और आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं हमको वर्क से रिलेटेड। पहली बात तो हम समझ गए कि वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं इसको। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वर्क इज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, आइए मैं इसको हाईलाइट करता हूं। अभी तो क्या बोल रहा है भाई? ये बोल रहा है वर्क इज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल और डिस्प्लेसमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी आप वर्क कैलकुलेट करोगे ना, तो एक पर्टिकुलर इंटरवल आपके सामने होगा, इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में, है ना। इतने टाइम और इतने टाइम के बीच में आपके पास एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा, देयर इज नो टर्म सच एज इंस्टेंटेनियस वर्क, देयर इज नो टर्म लाइक इंस्टेंटेनियस वर्क सिमिलर टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। याद करो कि जब हम पढ़ते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, तो हम बोलते थे क्या? हम ये बोलते थे कि velocity is nothing but change rate of change of displacement। यही बोला करते थे कि नहीं? हाँ सर। अगर हम बात करें हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब चाहिए होती थी, तो हम स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देखते थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। याद करिए, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देखते थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना? पक्की बात है 100%। चलिए, हम ये भी बोलते थे कि अगर आप यहां पर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 कर दोगे, तो आप बोलने लग जाओगे कि यही हमारी क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। बट यहां पर क्या बात बोली गई है, जरा ध्यान से समझिएगा। यहां ये बोला गया है कि वर्क कभी इंस्टेंटेनियस नहीं होगा। वर्क कभी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट आप समझते हो ना? इंस्टेंट मतलब ये दिस इज इंस्टेंट। कभी भी वर्क किसी भी इंस्टेंट के लिए नहीं निकलेगा। वर्क हमेशा एक इंटरवल के लिए निकलेगा। किसके लिए निकलेगा? इंटरवल के लिए निकलेगा। ठीक है ना? क्योंकि उस पर्टिकुलर इंटरवल में आपको क्या देखने को मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। चलिए, पहला पॉइंट एकदम क्लियर हुआ हमको बेहतरीन तरीके से। आइए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, किसी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए द वर्क डन बाय अ फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ मोशन। मतलब मान लीजिए अगर मैं यहां से वहां तक डिस्प्लेस होता हूं, मेरी बात समझिएगा, मैं यहां खड़ा हुआ हूं और मेरे को फाइनल पोजीशन तक जाना है। पहली बार मैं गया धीरे धीरे पैदल चल के, ठीक। दूसरी बार मैं कैसे जाऊंगा? ध्यान से देखिएगा। दूसरी बार मैं ऐसे दौड़ के मैं पहुंच गया। और तीसरी बार मैं कैसे जाऊंगा? तीसरी बार मैं ऐसे जंप करके जाऊंगा। ठीक है ना? तो पहली बार मैं बिल्कुल स्लो गया,
दूसरी बार मैं थोड़ा तेजी से गया और तीसरी बार मैंने जंप कर दिया, है ना। तीनों में अलग अलग टाइप का मोशन है, एक स्लो मोशन है, एक थोड़ा उससे फास्ट है, एक और ज्यादा फास्ट है, ठीक है ना। बट इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, तीनों ही मोशन में बराबर है, तो वर्क तीनों ही मोशन के लिए क्या रहेगा, बराबर रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तीनों मोशन में सेम है। ये डिपेंड नहीं करता है, वर्क इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप किस तरीके का मोशन दिखा रहे हो। अंग्रेजी पढ़ते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन बाय अ फोर्स इज इंडिपेंडेंट, ये क्या हो गया, कट क्यों हो गया भैया, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ मोशन, किस टाइप का मोशन हुआ है उस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए, उस पे आपका वर्क डिपेंड नहीं करता। वेदर इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, चाहे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, चाहे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करे या रिटार्डेशन से मूव करे। क्लियर, ये हो गया हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, किसी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ओ अच्छा, कितने टाइम में वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां वर्क की बात हो रही है। अभी आप पावर पे नहीं आए हो, अभी आप सिर्फ और सिर्फ वर्क की बात कर रहे हो। याद करो, 1 लाख रुपए तुम्हारी सैलरी थी, 1 लाख रुपए मेरी सैलरी थी। अभी बस इसकी बात हो रही है कि तुमने भी 1 लाख रुपए कमाए, मैंने भी 1 लाख रुपए कमाए। अभी सिर्फ वर्क की बात हो रही है। हाँ, अगर कोई पूछेगा कि तुमने 1 लाख रुपए कितने दिन में कमाए, तुम बोलोगे 30 दिन में, मैं बोलूंगा 3 दिन में। तो यहाँ टाइम मैटर करने लगा। यहाँ क्या मैटर करने लगा, टाइम मैटर करने लगा कि 1 लाख मैंने 3 दिन में कमाए हैं, तुमने 30 दिन में कमाए हैं। बट मैंने यहाँ क्या बोला है, मैंने बोला है कि जब आप पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट को देखते हो तब आप वर्क को इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम बता देते हो। हमें नहीं पता करना कि कितने टाइम में वो डिस्प्लेसमेंट अचीव हुआ है। अगर आपको वर्क चाहिए तो हमको डिस्प्लेसमेंट बताओ, कितना फोर्स लगा था वो बताओ, हम आपको वर्क कैलकुलेट करके बता देंगे। टाइम की बात हमसे मत करो, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। वर्क विल बी सेम फॉर सेम डिस्प्लेसमेंट वेदर द टाइम टेकन इज स्मॉल और लार्ज। वेदर द टाइम, यहां पर आएगा टाइम, वेदर द टाइम टेकन इज स्मॉल और लार्ज, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है, डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है तो वर्क सेम होगा, भले ही दोनों डिस्प्लेसमेंट के टाइम अलग अलग हो। वेरी गुड यार, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट पॉइंट होगा जो हमारा, चलिए, व्हेन सेवरल फोर्सेस एक्ट द वर्क डन बाय अ फोर्स फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर फोर्सेस। क्या मतलब है इसका, मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि जब भी आपसे कोई वर्क निकालने को बोलेगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि मुझे वर्क कैलकुलेट करके दे दो, तो आप उससे पलट कर क्वेश्चन करोगे किस फोर्स के द्वारा आपको वर्क चाहिए। अगर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं और आपसे कोई पूछता है कि वर्क निकाल दो, तो आप पूछोगे किस फोर्स के द्वारा आपको वर्क चाहिए। ठीक, तो वही बोला गया है कि व्हेन सेवरल फोर्सेस एक्ट, जब बहुत सारे फोर्सेस लगेंगे, द वर्क डन बाय अ फोर्स, किसी पर्टिकुलर एक फोर्स के द्वारा किए गए वर्क को जब आप कैलकुलेट करोगे ना किसी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो आप बाकी सारे अदर फोर्सेस को साइड में रख दोगे, फर्क नहीं पड़ेगा बाकी सारे फोर्सेस का। क्लियर है मेरी बात। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको देखना जरूरी था और मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिए हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसको नोट्स में शामिल कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पाथ 2 इज इक्वल टू वर्क डन इन पाथ 3। सिंपल सी बात है, क्लियर है कि नहीं। हाँ सर, बहुत सिंपल सी बात है। अभी आप इस चीज को समझ लो, वर्क एनर्जी थ्योरम में, पोटेंशियल एनर्जी के केसेस में ये चीज आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है ना। अगर हम देखें पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3 को, तीनों ही पाथ में इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है भाई, सेम होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो, एंड वर्क ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको फोर्सेस बता दिए हैं, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फिर कौन से होंगे सर? ऐसे सारे फोर्सेस जो कंजर्वेटिव नहीं है वो सारे के सारे क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है। सर ये कैसा आपने वाइवा जैसा आंसर दिया है, तुम्हारा नाम क्या है, बसंती, ऐसा टाइप का जवाब दे दिया सर आपने। अरे भैया, जो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होंगे सर वही तो नॉन कंजर्वेटिव हो, ये तो हमको भी पता है, लेकिन होते कौन से हैं फोर्स सर जो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। तो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर है एक फोर्स जो आपने शायद कभी सुना होगा, जो है फ्रिक्शन का फोर्स। किसका फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ कि ना, हाँ कि ना।
ऐसे सारे फोर्सेस अगर डेफिनेशन पर जाएं, ऐसे सारे फोर्सेस जो आपके सिस्टम पर लग के आपके सिस्टम की एनर्जी को कम या ज्यादा कर दे, क्या मैं ये बोल दूं आपके सिस्टम की एनर्जी का लॉस करवा दे, डिसिपेटिव इफेक्ट हो, जिन फोर्सेस के अंदर लॉस कराने की क्षमता होती है एनर्जी को, जिन फोर्सेस के अंदर एनर्जी को डिसिपेट करने की क्षमता होती है, उन सारे फोर्सेस को हम नॉन कंजर्वेटिव बोलते हैं। फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन लॉस कराता है। फ्रिक्शन क्या कराता है? लॉस कराता है एनर्जी का, जो आप कभी वापस नहीं पा सकते। एनर्जी लॉस हो गई तो हो गई, उसको आप कभी भी पा नहीं सकते वापस, है ना। कम कर सकते हो लॉस को, लेकिन लॉस को खत्म नहीं कर सकते कभी, ठीक है ना। ये दुनिया का नियम है कि लॉस कम हो सकता है लेकिन लॉस खत्म नहीं होने वाला है। तो ऐसे फोर्सेस जो हमेशा आपके सिस्टम की एनर्जी को डिसिपेट करेंगे, आपके सिस्टम की एनर्जी को लॉस कराएंगे, आपके सिस्टम की एनर्जी छीन लेंगे, उन फोर्सेस को आप क्या बोलोगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। और ये क्या होते हैं? ये होते हैं पाथ डिपेंडेंट। तो क्या होते हैं भाई? पाथ डिपेंडेंट। दे आर पाथ डिपेंडेंट। दे आर पाथ डिपेंडेंट। अच्छा सर, दे आर पाथ डिपेंडेंट, है ना। चलिए, इसके बारे में हम, डिपेंडेंट की स्पेलिंग गलत लिख दी क्या? यस सर, डिपेंडेंट। सर इसके बारे में आप बात करेंगे क्या? प्रूफ करेंगे क्या कि कैसे फ्रिक्शन पाथ पे डिपेंड करता है, कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स या स्प्रिंग फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करते? बिल्कुल, इसके बारे में मैं आपसे बिल्कुल बात करूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। अभी तो सिर्फ समझिए कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। इन सारे फोर्सेस को ध्यान से दिमाग में डालिएगा भैया, है ना। मैं आगे जाकर जब वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाऊंगा और आगे जाके पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा, मैं बार बार ये चीज नहीं समझाऊंगा कि कंजर्वेटिव फोर्स है इसलिए ऐसा हुआ है, कंजर्वेटिव फोर्स है इसलिए ऐसा हुआ है। ये सारे पॉइंट्स अभी मैंने आपकी आंखों के सामने लिख लिए हैं, इसको आप अपने दिमाग में कैद कर लो, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। अब हम जाके थोड़ा प्रैक्टिकली इसको और एक्सप्लोर करेंगे, उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, थोड़ा सा ना जो हमने अभी बात की थ्योरी वाली, उसी थ्योरी वाली बात को अब हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझेंगे। आइए, कंजर्वेटिव फोर्स की मैंने आपसे बात की। अभी जिस कंजर्वेटिव फोर्स की हम बात करने वाले हैं वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ध्यान से देखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बाबा, ग्रेविटेशनल फोर्स। आइए, यहां हुआ क्या है समझ लो। पहले समझेंगे, फिर फटाफट क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। क्या देखो यार, ये है आपका डेटम लेवल। यहां पर एक बॉक्स रखा हुआ है, 4 बॉक्सेस हैं, देखो ना। एक बॉक्स है, एक ये, एक ये, एक ये। चारों ही बॉक्सेस को क्या करना है, हमें इस लेवल पर लाकर रख देना है। आई मेरी बात समझ में? चलिए, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये लेवल की हाइट कितनी है, कितने ऊपर रखा हुआ है? h हाइट ऊपर रखा हुआ है। ये डेटम जो है, जहां पर चारों बॉक्सेस रखे हुए हैं, इन चारों बॉक्सेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हमने इसको डेटम लेवल माना है। तो आप समझ लो भाई, डेटम लेवल पर हम पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेते हैं भाई? 0 मान लेते हैं। ये है हमारा डेटम लेवल, और डेटम लेवल पर हम अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्या ले लेते हैं भाई? 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, चारों बॉक्सेस को उठाया गया है और पहुंचाया गया है किस हाइट पर? h हाइट पर। लेकिन अंतर क्या है? पहले वाले केस में आपने सीधे सीधे बॉक्स को उठाया और सीधे सीधे कहां रख दिया? ऊपर ले जाकर रख दिया। रख दिया कि नहीं रख दिया? बिल्कुल। चलिए, तो मैं इसको बोल रहा हूं, दिस इज आवर फर्स्ट केस, दिस इज आवर सेकेंड केस, दिस इज आवर थर्ड केस एंड दिस इज आवर फोर्थ केस, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूं पहले वाले केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं अगर आपसे पूछूं पहले वाले केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, तो आप बोलोगे सर वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने के लिए हमको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट देखना होगा। फोर्स है यहां पर ग्रेविटी का जो कि mg है। मान लीजिए ना, बॉक्स का मास कितना है? m है। mg लग रहा है नीचे की तरफ। mg कहां लग रहा है? नीचे की तरफ। ध्यान से देखो, mg लग रहा है नीचे की तरफ, बट डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ है? डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ है? अपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यहां लगा दो माइनस साइन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहां लगा दो माइनस साइन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? h का। कितने का? h का, ठीक है। तो ये हो गया mg h। क्लियर? तो वर्क डन जो पहले वाले केस में हुआ है बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी पहले केस में कितना है? माइनस mgh है। बात समझ में आई? बिल्कुल अच्छे समझ में आई होगा, आई होगी। आइए देखते हैं दूसरे केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा।
दूसरे केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितनी होगी? यार मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जब बॉक्स को उठा के ऊपर ले जाया गया तो इस रास्ते के थ्रू ले आया गया। किस रास्ते के थ्रू ले जाया गया? इस रास्ते के थ्रू। यह है रास्ता 1, यह है रास्ता 2, यह है रास्ता 3, यह है रास्ता 4, यानी कि पाथ अलग अलग है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है बट पाथ क्या है? चारों अलग अलग है। हम क्या करना चाह रहे हैं? हम ये देखना चाह रहे हैं कि अभी हमने जो थ्योरी पढ़ी कि कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क होता है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। क्या वो चीज सही है या नहीं, वो चेक कर रहे हैं। तो पहले केस में हम जब इस पाथ से गए तो हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आया? -mgh। अब हम इस पाथ से जा रहे हैं, सेकंड पाथ से होते जा रहे हैं, सेकंड केस की बात कर रहे हैं, इस पाथ से होते जा रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूं इस पाथ में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो L है। मान लो कितना है? L है। ठीक है, इस पाथ की लेंथ कितनी है? L है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? mg। क्लियर? पक्का 100%? हाँ सर। इसका एक कंपोनेंट, इस फोर्स का, इस ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट होगा। अलोंग द डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? हाँ सर, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। और एक परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? पक्की बात? 100%? हाँ सर 100%। अब देखो, अगर एंगल ये थीटा ले लिया तो हमने बोल दिया भाई ये mg cos थीटा होगा, ये mg cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कितना? mg sin थीटा। कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, चलिए यहां से एंगल आप थीटा ले लो भाई, है ना, गिवन दे रहा हूं मैं, टेंशन मत लेना। चलिए ये है mg sin थीटा और इसी के डायरेक्शन में देखो डिस्प्लेसमेंट है। ये देखो इसी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है? तो हम बोल सकते हैं क्या वर्क डन कैसे निकालोगे आप सेकंड वाले पाथ के लिए? बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं सर। वर्क डन बाय ग्रेविटी इन सेकंड केस होगा, फोर्स कितना है? -mg sin थीटा। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? L। L sin थीटा क्या है बाबा? L sin थीटा क्या है? L sin थीटा है H। भैया ये L है, ये थीटा है, तो L sin थीटा किसके बराबर होगा? H के बराबर होगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी इन सेकंड केस इज -mgh। अगेन देखो देखो देखो, ये पहला पाथ था, ये दूसरा पाथ था, लेकिन वर्क डन कितना आ रहा है बाय ग्रेविटी? mgh ही आ रहा है। यानी कि यहां पर हम समझ पा रहे हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, उसको पाथ से लेना देना नहीं है। सिमिलरली अगर आप थर्ड केस के लिए भी देखो, मान लो ये छोटी हाइट है h1, ये दूसरी हाइट है छोटी हाइट h2, ये छोटी हाइट है तीसरी h3, ये छोटी हाइट है चौथी h4, है ना, और ये छोटी हाइट है अगली h5, है कि नहीं है? क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं, इस बॉक्स को थोड़ा सा उठा रहे हैं, फिर थोड़ा सा उठा रहे हैं, फिर थोड़ा सा उठा रहे हैं, फिर थोड़ा सा उठा रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी इन थर्ड केस क्या होगा? देखो भाई, देखो भाई, देखो देखो देखो, m -mgh1, ठीक, -mgh2, ऐड करते जाएंगे अप टू mgh -mghn, सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे, h1 h2 h3 h4 h5 अप टू hn जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? टोटल h आ जाएगा। और वर्क डन बाय ग्रेविटी इन थर्ड केस भी कितना आ रहा है हमारा? -mgh आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल सही कहा। आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने, आ रहा है -mgh। क्या बचा? चौथा केस बचा। चौथे केस में पाथ देख रहे हो आप कैसे घुमावदार पाथ है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, है ना। चलिए, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इन फोर्थ केस आप कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन वाली मेथड से, एफ डी आर, ठीक है। आप यहाँ पे लिमिट डाल दोगे, जो भी लिमिट आपको दी जाएगी, और फाइनली अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, है ना, ग्राउंड लेवल पर देखो कितनी है भाई? ग्राउंड लेवल पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है कि नहीं है? अरे सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूं। ग्राउंड लेवल पर हाइट कितनी है? 0 है। और आप जब यहां पर आ जाओगे तो हाइट कितनी हो जाएगी? h हो जाएगी। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो वापस आपका आंसर क्या आने वाला है? -mgh ही आने वाला है। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है।
क्लियर, प्रूफ हो गया। हमने जो सोचा था बिल्कुल वैसा का वैसा हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब यहां से एक डाउट उठ के आया हमारे दिमाग में कि सर ठीक है, मान लिया हमने कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो वर्क डन, सॉरी इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा हमारा वर्क, ये बात हम समझ गए। बट सर अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ही एक हो गए, मतलब आपने जहां से चलना चालू किया था आप वहीं वापस आ गए, तो फिर क्या वर्क डन होगा सर जो कंजर्वेटिव फोर्स करेगा? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम इस बारे में बात करते हैं। हाँ आ जाओ, क्या पूछा मैंने आपसे? मैंने आपसे ये पूछा कि अगर इनिशियल पॉइंट से आप चले और वापस घूम के उसी इनिशियल पॉइंट पर पहुंच गए, मतलब आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। नहीं आई बात समझ में? ये देखो एक बॉल है यहाँ पर, ये बॉल को मैंने ऊपर फेंका, ये बॉल को मैंने, अरे यार ये पेन कैसा पेन है यार, पीला 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 क्यों आ गया? ये बॉल गई ऊपर और ये बॉल घूम के वापस कहाँ आ गई, नीचे आ गई। तो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। यहां पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया है, सेम हो गया है। तो इस केस में वर्क डन के बारे में आप क्या कहोगे? अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है तो आप क्या बोलोगे? सर क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जीरो ही होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करता है। हाँ सही पकड़े, बिल्कुल सही पकड़े। नहीं समझ में आया? आओ एक एग्जांपल देता हूं, देखो ये है एक सरफेस आपके पास, क्या है, एक सरफेस। यहां से आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है ना, ऊपर की तरफ फेंका, बॉल यहां आ गई। टोटल हाइट कितनी थी इसकी जमीन से, h। मुझे बताइए कि जब ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही थी तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना था? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना था? तो आप बोलोगे सर वर्क डन बाय ग्रेविटी पहले केस में, ये हमारा पहला केस है, वर्क डन बाय ग्रेविटी पहले केस में होगा सर नीचे की तरफ तो mg लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट तो सर ऊपर की तरफ हो रहा है, बॉल तो ऊपर की तरफ जा रही है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है, तो सर ये होगा माइनस mgh। मैंने कहा वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, जब इसी बॉल को मैं नीचे आता हुआ देखूंगा, अब बॉल यहां पहुंच चुकी है और बॉल नीचे की तरफ आ रही है, मुझे बताइए वर्क डन बाय ग्रेविटी अब कितना होगा जब बॉल ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी? तो आप बोलोगे सर अभी भी इस बॉल पर नीचे की तरफ mg वेट एक्ट कर रहा है, बस अंतर अब ये हो गया सर कि जिस डायरेक्शन में उसका वेट एक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है, उसी डायरेक्शन में हमारी बॉल मूव भी कर रही है। पहले वाले केस में वेट नीचे लग रहा था लेकिन बॉल ऊपर जा रही थी, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ था इसलिए माइनस लगा। अब वाले केस में बॉल नीचे की तरफ जा रही है और वेट भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो क्या वर्क डन होगा भाई सेकंड केस में? ये हमारा सेकंड केस है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इन सेकंड केस हो जाएगा प्लस mgh। आई मेरी बात समझ में? हाँ कि ना? अगर मैं आपसे पूछूं टोटल वर्क डन बताओ इस पूरी प्रोसेस में कितना हुआ, जब आपने बॉल को ऊपर फेंका और बॉल घूम के जब वापस नीचे आ गई, तो बताओ टोटल वर्क डन कितना हुआ? तो आप बोलोगे सर टोटल वर्क डन होगा, ऊपर जाते टाइम कितना वर्क हुआ ग्रेविटी के द्वारा, W1g प्लस W2g। ठीक है सर, W1g की वैल्यू है सर माइनस mgh और W2g की वैल्यू है mgh। दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो टोटल वर्क डन कितना आ गया, 0 आ गया। हाँ सर, तो ये वही तो बात हो गई कि भैया अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है और इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। आगे जाके आपको मैं फोर्स दूंगा, आपको मैं फोर्सेस दूंगा वेक्टर फॉर्म में और पूछा जाएगा कि बताओ ये फोर्स जो आपको दिया गया है वो कंजर्वेटिव है कि नहीं। फटाक से हम उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होने से वो वर्क 0 को दे रहा है या नहीं। अगर दे देगा तो बोल देंगे कंजर्वेटिव है, नहीं देगा तो कोई बात ही नहीं। फिर हम जब देखेंगे आगे जाके कि यार ये तो थोड़ी बड़ी मेथड हो रही है, तो हम इसका एक शॉर्ट मेथड निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे कि कैसे किसी फोर्स को देखकर बताया जा सकता है कि वो कंजर्वेटिव है या नहीं। क्लियर है मेरी बात? चलिए भाई इसको उतारिए, इसको अपने नोट्स में साइड में लिख कर रख लीजिएगा कि कैसे कंजर्वेटिव फोर्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होने से वर्क डन 0 देता है। प्लीज इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक पॉइंट जो मैंने अभी आपसे बातों बातों में डिस्कस कर लिया उसको मैं लिखवा भी देता हूं, है ना, तो आपको ये लगेगा कि चलो नोट्स में है तो कम से कम। चलिए
इस पॉइंट को अभी आप थोड़ा सा संभाल के रखिएगा, अभी इस पॉइंट की बारे में बात मैं आगे जाके करूंगा। इस पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया उस पॉइंट को मैं लिखवा देता हूं कि इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, if initial and final position is same, अच्छा, if initial and final position is same, the work done by a conservative force, the work done by a conservative force by a conservative force is zero, by a conservative force is zero, conservative force is zero। अच्छा, अभी मैंने आपको दिखाया, बॉल को मैंने ऊपर फेंका, बॉल नीचे आई, क्योंकि इसमें हमने वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा था और ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जो टोटल वर्क डन था जब आपकी बॉल ऊपर गई और नीचे आई तो कितना हो गया, 0 हो गया। देखा कि नहीं देखा आपने? बिल्कुल देखा। चलिए एक क्वेश्चन अभी आपके सामने मैं और रखता हूं और उस क्वेश्चन को रखने के बाद मैं आपसे कुछ पूछूंगा, मुझे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या है आपका आंसर, है ना। चलिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां पर एक सरफेस है आपके पास, ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर है म्यू की आप कोई वैल्यू मान लो 0.2 वैल्यू है, मान लो, मानने की बात है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने एफ फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाने के बाद आपकी बॉडी डिस्प्लेस हो गई, यहाँ पर आ गई, डिस्प्लेस हो गई, ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि इस सरफेस के पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। नहीं लगता कि आपको? बिल्कुल लगता है सर कि फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अच्छा चलिए अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि हमने इसी सेम पोजीशन से अपने इस बक्से को, इसी सेम पोजीशन से अपने इस बक्से को वापस मूव कराना चालू किया और इसको वापस इनिशियल पोजीशन पर हम लेकर आ गए, ठीक है ना। अभी भी सरफेस के पास म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2, ठीक है सर, ओके। सेम उतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ अभी, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है, क्लियर। अच्छा अब जब बक्सा इस साइड मूव करना चालू करेगा तो फ्रिक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं सर। अच्छा इस केस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है, हाँ कि ना। देखो इनिशियल पोजीशन ये थी, अरे यार कितना गंदा बना सर, ये है आपकी इनिशियल पोजीशन और ये है आपकी फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन देख लो सेम है दोनों केसेस में, हाँ। तो क्या वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स 0 होगा क्या? मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्या वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स 0 होगा? आप बोलोगे कि हाँ सर वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स 0 होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम हो गई है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, मैंने पूछा वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स सेम होगा क्या? यहां बात करनी है हमको कंजर्वेटिव फोर्स की। यहां पॉइंट जो मैंने लिखा है ध्यान से देखो, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए लिखा है। किसके लिए लिखा है? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए लिखा है ओनली। अगर फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होगा तो कभी भी ये पॉइंट मत बोलना, ये पॉइंट सही नहीं होगा उस केस में। चेक कर लेते हैं, आइए चेक करते हैं। देखिए अगर हम बात करें पहले केस में बात करें तो देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, पहले केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये है फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में, बट डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है, तो माइनस साइन लगा दूं, माइनस एफ एफ इंटू एस, यही हुआ फ्रिक्शनल फोर्स, यही हुआ वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, हाँ पहले केस में। अच्छा आप दूसरे केस में देखो कि जब बॉक्स यहां से यहां मूव करना चालू करेगा तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इन सेकंड केस कितना है भाई? देखो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, बट फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो फिर यहां वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? एफ एफ इंटू एस होगा। अगर आपसे पूछूं मैं कि टोटल वर्क डन बताओ कितना हुआ, तो टोटल वर्क डन जितने लोगों ने बोला था कि 0 होगा, देख लीजिए 0 नहीं होगा, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और ये हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ एफ एफ एस। आई बात समझ में? टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इस केस में, दोनों केस में कितना हुआ? -2 टाइम्स ऑफ एफ एफ इंटू एस हुआ, 0 नहीं हुआ।
इसलिए ये पॉइंट यहां से सरासर हमने प्रूव कर दिया कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन जीरो होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आप ऐसा नहीं बोल सकते। क्लियर बात? प्रूफ किया? बिल्कुल किया। हमने अभी बॉल भी ऊपर नीचे गिराई थी, उससे हमने प्रूफ किया? बिल्कुल किया। ये पहले पॉइंट की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने पढ़ी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने पढ़ी नहीं है, आगे जाके हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। तो पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन की गई है ना, वो भी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन की गई है। किसके लिए? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। स्प्रिंग की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा स्टोर की गई एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी की सारी चीजें उन फोर्सेस के लिए डिफाइन की गई हैं। पोटेंशियल एनर्जी उन फोर्सेस के लिए डिफाइन की गई हैं जो क्या है? कंजर्वेटिव इन नेचर में। अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स की बात करोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए कभी भी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं किया गया है। क्लियर है? क्योंकि जो फ्रिक्शन होता है वो पोटेंशियल लूज कराता है। क्या कराता है? पोटेंशियल लूज कराता है। डिसिपेटिव इफेक्ट होता है, लॉस कराने की टेंडेंसी होती है एनर्जी को। इसलिए कभी भी आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं करते हैं। ये पॉइंट अभी आप अपने दिमाग में रखेंगे। जैसे ही हम पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक पर पहुंचेंगे हम इस चीज को वहां पर डिस्कस कर लेंगे। अभी हमारे लिए जानना इतना काफी है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यार, बातें बातें बहुत हो गई। अब ये जो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की चीजें हैं ना, वो न्यूमेरिकल में आपको कैसे दिखेंगी उसके बारे में बात करते हैं। जो एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, जो आपको जेईई के एग्जाम में बिल्कुल मिलेगा कि कैसे पता चलेगा कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं। ठीक, उसके लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक अवेलेबल है। उस ट्रिक पर हम ध्यान देंगे और उसी का यूज करेंगे। कोशिश करेंगे कि हर बार उसी ट्रिक को यूज करें और बताएं क्वेश्चन में कि कोई फोर्स हमारे पास कंजर्वेटिव है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड टू चेक वेदर अ फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। ठीक है ना? आप देखेंगे आपको हमेशा जो फोर्स गिवन होगा वो ऐसे वेक्टर फॉर्म में आपको दिया जाएगा, है ना। कभी कभी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो सकता है, जेड के कैप भी हो सकता है। ठीक है ना? इस तरीके से भी आपको फोर्स दिया जा सकता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है उस ट्रिक को याद करना, उस फॉर्मूले को याद करना जिससे आप बता सकते हो कि कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं। तो आइए जरा ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक हमें क्या बताती है, देखिए। अब आप देखो इस फोर्स को, एफ वेक्टर को, क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप लिख सकता हूं। एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ध्यान से सुनिएगा, आपको जब भी फोर्स इस तरीके से दिया जाएगा करना कुछ नहीं है। आपको क्या करना है? पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स। ये है आपकी पहली कंडीशन जो आपको चेक करनी है। क्या? डेल एफ एक्स बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स। ठीक है ना? जो यहां पर है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन यहां पर होगा, जो यहां पर है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन यहां पर होगा। ठीक है, क्रॉस में देखते हुए चलना है। सेकंड इज डेल एफ एक्स बाय डेल जेड। तो आप बताओ मुझे यहां क्या आएगा? अगर यहां z है तो यहां क्या आने वाला है? यहां आएगा सर डेल एफ जेड। बिल्कुल सही कहा। तो नीचे क्या आएगा सर? यहां x है तो इधर आएगा डेल x। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा, ये हो गए हैं दो केस। अब तीसरा और चेक करना है हमको, और वो क्या है? डेल एफ वाई अपॉन डेल जेड। अब मुझे बताओ यहां क्या आएगा? यहां आएगा सर z डेल एफ जेड अपॉन डेल वाई। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। टेंशन बिल्कुल मत लेना, याद रखना एफ एक्स से चालू करना, y नीचे लिखना। y इधर है तो y इधर आएगा, x इधर है तो x इधर आएगा। फिर वापस एफ एक्स से स्टार्ट करना, z से डिफरेंशिएट करना, मतलब z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, पार्शियल डिफरेंशिएट। z यहां लिखा है तो यहां z आएगा, यहां x है तो यहां x आएगा। सिमिलरली उसके बाद बचेगा y को z के रिस्पेक्ट में करना है, यहां z आएगा तो यहां z आएगा, यहां y आएगा, यहां y आया है तो यहां y आएगा। क्लियर? सिंपल सी बात है। अगर इफ ट्रिक ये बोलती है if all the three conditions are satisfied, if all the three conditions are satisfied, all the three conditions are satisfied, if all the three conditions are satisfied, all the three conditions are satisfied, then
then the force is conservative in nature. Then the given force is conservative in nature. Force is conservative in nature. वेरी गुड. कितना आसान था, कितना आसान था. अभी क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन से पता लगा लेंगे कि भाई कोई फोर्स कंजर्वेटिव है नेचर में या नहीं. क्लियर है. चलिए भाई, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है. ये तीन चीज आपको याद रखनी है. और ऐसा नहीं है कि भैया पहला वाला केस सेटिस्फाई हो गया, सेकंड और थर्ड नहीं हुए. पहला वाला नहीं हुआ, दूसरा और तीसरा सेटिस्फाई हो गया तो भी भाई कंजर्वेटिव नहीं होगा. एक साथ इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई होना जरूरी है, तभी आप किसी फोर्स को कंजर्वेटिव नेचर में बोल पाओगे. ठीक है. चलिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट की मदद से. चलिए आगे बढ़ते हैं. लिख लिया होगा आपने. चलो करता हूं क्लियर. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. आ जाओ. चलिए भाई, ये क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है. F वेक्टर इज इक्वल टू 2i i कैप प्लस x स्क्वायर j कैप. चेक वेदर इट इज कंजर्वेटिव और नॉट. है ना. इस डायग्राम को अभी आप ध्यान मत दीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है. अभी आप सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा. आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखिए, F वेक्टर जो आपको दिया है क्या इस फॉर्म में दिया हुआ है, fx i कैप प्लस fy j कैप. हाँ सर, fx की वैल्यू कितनी है, fx किसके बराबर है भाई, fx 2i के बराबर है और fy किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है. ठीक है. पता करना है ये फोर्स कंजर्वेटिव है नेचर में या नहीं है. आइए चेक करते हैं. हमको पता है पहली कंडीशन है डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स. ओके, चेक करते हैं. एफ एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, एफ एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा सर 2. ओके, वेरी गुड. ओके, एफ वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, एफ वाई है एक्स स्क्वायर को आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 2x आएगा. कितना आएगा, 2x आएगा. तो भैया 2 तो 2x के बराबर थोड़ी ना है. अरे 2x के बराबर थोड़ी ना है. तो ये वाला फोर्स क्या हो गया, ये कंजर्वेटिव हुआ क्या, नहीं. आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है. जब पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हुई तो आगे सेकंड थर्ड चेक करने की जरूरत नहीं है. आप तुरंत बोलोगे कि दिस फोर्स इज नॉट कंजर्वेटिव इन नेचर. ये फोर्स क्या है, दिस फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव. दिस फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर. क्लियर है कि नहीं. चलिए इसको नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं. चलिए भाई, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था. इसी क्वेश्चन पर बेस्ड, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन और करेंगे. आइए थोड़ा सा उसका लेवल बदलते हैं. क्या है लेवल, देखिए. फोर्स आपको दिया हुआ है, फोर्स का वेक्टर आपको दिया हुआ है. बोला गया है 3x i कैप प्लस j कैप एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड फॉलोज अ पाथ एज शोन इन फिगर. ओ माय गॉड, ये है भाई आपकी एक x एक्सिस और ये है आपका एक y एक्सिस. कोई प्रॉब्लम क्या किसी को कोई प्रॉब्लम क्या, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. अब ये पाथ फॉलो कर रहा है भाई. क्या है ये, यहां से यहां जा रहा है. मैं इसका नामकरण कर दूं O A B A, है ना. तो O A B A ये पाथ है. पाथ का नाम दे देता हूं भाई, है ना. पाथ है O A B O, O A B O. ठीक है ना. क्लोज्ड पाथ है क्या, क्लोज्ड पाथ है क्या. आपने जहां से चलना चालू किया था वहीं वापस आ गए क्या. हाँ, अगर मान लो ये कंजर्वेटिव फोर्स हो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो पढ़ा है वही यहां पर पूछ रहा हूं. अगर मान लो ये बाय चांस कंजर्वेटिव फोर्स निकल कर आता है तो भैया जहां से आपने चलना चालू किया था आप उसी पोजीशन पर तो वापस आ गए. मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है. मतलब वर्क डन क्या होना चाहिए, अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो 0 होना चाहिए. वर्क डन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. ये बात आपने पक्की कर ली. हाँ सर पक्की कर ली, ये बात हमको समझ में आ गई. ठीक है, वेल एंड गुड. लेकिन हमारे पास एक और फॉर्मूला, एक और तरीका है ना जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये क्या है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं. हाँ सर पता कर सकते हैं. तो आइए पता करते हैं. यहां पर हमको जो एफ वेक्टर दिया है उसको क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप. बिल्कुल लिख सकते हैं सर. एफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, एफ एक्स है सर 3x के बराबर. अच्छा, एफ वाई किसके बराबर है, एफ वाई है सर 1 के बराबर. एफ वाई किसके बराबर है सर, 1 के बराबर है. ठीक है, लगाइए भाई अपनी ट्रिक लगाइए. तो ट्रिक का पहला पार्ट हमने लगा दिया है. डेल एफ एक्स बाय डेल वाई, डेल एफ एक्स बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू,
यहाँ पर अगर y आया है तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा सर y वाला फोर्स अपॉन यहाँ क्या आएगा, x आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आइए चेक करते हैं। डेल एफ एक्स बाय डेल वाई, इसको अगर आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो भाई y के रिस्पेक्ट में तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू डेल एफ वाई बाय डेल एक्स, इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, कांस्टेंट है, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलो 0 इज इक्वल्स टू 0, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। आइए दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। डेल एफ एक्स बाय डेल जेड, डेल एफ एक्स बाय डेल जेड शुड बी इक्वल टू डेल एफ जेड अपॉन डेल x, सही लिखा कि नहीं लिखा, z था x था x था। अब मुझे बताओ fx को आप z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो भैया 0 ही आना है, वो तो कांस्टेंट होगा, और डेल fz तो है ही नहीं, fz कितना है यहाँ पर, fz 0 है, fz क्या है, 0 है, तो ये भी कितना आएगा, 0 आएगा। लो भाई, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, 3 में से 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तीसरी और हो जाए तो हम बोल देंगे कि लो भैया ये जो फोर्स है ये क्या है, कंजर्वेटिव है इन नेचर में। आ जाओ थर्ड देख लेते हैं भाई। थर्ड क्या है, डेल एफ वाई अपॉन डेल जेड इज इक्वल्स टू डेल एफ जेड अपॉन डेल वाई। बस भगवान इसको और 0 करवा दो, बस आ जाओ। एफ वाई को अगर मैं z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं 0 ही आएगा, कांस्टेंट है भैया, ये आ गया 0 इज इक्वल टू एफ जेड तो है ही नहीं, एफ जेड तो 0 है, ये भी कितना आ गया, 0 आ गया भैया। तीनों कंडीशन हो गई है सेटिस्फाई, हर हर महादेव भैया। पहली, दूसरी और तीसरी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। याद करो अभी पिछली वाली स्लाइड में हमने देखा था कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आंख बंद करके आप बोलोगे कि ये जो फोर्स हमको दिया गया है ना, इट इज कंजर्वेटिव, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर। अब भैया वो बोल रहा है कैलकुलेट वर्क डन, तो भैया अगर फोर्स कंजर्वेटिव आ गया है और इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, ये क्लोज्ड पाथ है। कैसा पाथ है, क्लोज्ड पाथ है। जब भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है, पाथ कैसा हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है। और क्लोज्ड पाथ अगर है तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, वर्क डन कितना आएगा भाई, 0 होने वाला है। क्लियर, पक्का। चाहे इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम ऐसा बोल दो, चाहे क्लोज्ड लूप बोल दो, क्लोज्ड पाथ बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, पक्का 100%। अच्छा मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भैया एक कंजर्वेटिव फोर्स है, वो पहले इस पाथ में जा रहा है, ये पाथ 1 है, फिर इस पाथ में जा रहा है, ये पाथ 2 है, फिर इस पाथ में जा रहा है, ये पाथ 3 है, और फिर इस पाथ में आ रहा है, ये पाथ 4 है। ठीक है ना, ऐसे जा रहा है फोर्स, लेकिन कंजर्वेटिव है नेचर में। तो मुझे बताओ वर्क डन क्या होगा, तो आप बोलोगे ये तो क्लोज्ड पाथ बन रहा है, क्लोज्ड लूप बन रहा है। आई मेरी बात समझ में। और क्लोज्ड लूप में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, 0 होता है। पक्का 100%। चलिए वेरी गुड, इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, ये हो गया क्वेश्चन हमारा खत्म। हम समझ गए कि भाई किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है या नहीं, और अगर कंजर्वेटिव है तो वर्क डन के बारे में हमको क्या बोलना है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। चाहे इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम करने की बात करें, चाहे क्लोज्ड पाथ की बात करें, चाहे क्लोज्ड लूप की बात करें, अगर आपका फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन 0 ही होना है। यार ये बात समझ लो, घुमा घुमा के ये चीज पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए भाई, तो इस लेक्चर को करते हैं हम यहीं पर एंड। आने वाले लेक्चर में हमको स्टार्ट करना है वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक जो चीज़ हमने पढ़ी है वही चीज़ अब हम अप्लाई करने लग जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं है, जो भी अच्छे बड़े क्वेश्चन जेईई में आते हैं, अगर आपने कमांड हासिल कर ली वर्क एनर्जी थ्योरम में तो आपको बहुत अच्छे बड़े क्वेश्चन यूं सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, तब तक आप बस सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।